हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट 4 को, जिसमें आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई। अगर आपको याद हो तो हम प्रीवियस वीडियोस में किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज किसकी बारी है? आज बारी है किंगडम फंजाई की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बताना चाहूँगी कि जो फंजाई था, अगर आपको फिर से वही पुरानी बातें याद हो, RH विटैकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई डेवलप हुआ था और उन्होंने सारे हेट्रोट्रॉपिक प्लस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल है, तो हेट्रोट्रॉपिक एंड सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म को एक सेपरेट किंगडम में रख दिया था जिसका नाम था किंगडम फंजाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है किंगडम फंजाई की। सबसे पहले है सेल्स आर यूकैरियोटिक। तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्सेप्ट मोनेरा ऑल द अदर 4 किंगडम्स हैव यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इन देम। तो इसीलिए इसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ऑल सेल्स आर सराउंडेड बाय सेल वॉल containing chitin, not cellulose like plants। अब वही बात कि सेल वॉल किस किस में होती है, तो हमने एक टेबल स्टडी करी थी, उस टेबल से हमें पता चला था कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांट्स, इन चारों किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एक्सेप्ट एनिमल किंगडम, हर किंगडम में सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है कि जो सेल वॉल है वो किस मटीरियल की बनी हुई है। अगर हम बात करें मोनेरा में तो वहाँ पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई थी। अगर हम बात करते हैं फंजाई में तो यहाँ पे जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो स्पेसिफिकली होती है काइटिन की। काइटिन इज अ पॉलीसेक्राइड, काइटिन इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें प्लांट्स में तो प्लांट्स में वो बनी रहती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की। तो मटीरियल जिससे सेल वॉल बनी हुई है वो किंगडम टू किंगडम वेरी कर जा रहे हैं। दैट इज वाई ऑर्गेनिजम्स में भी इतना वेरिएशन आ गया है। अगर फंजाई की बात करें तो उसमें सेल वॉल होती है काइटिन की। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में किसकी होती है? सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की। और एनिमल्स की बात करें तो सेल वॉल होती ही नहीं है। वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट आर मल्टी सेल्यूलर। तो हाँ, आपको पता है, क्या पता है आपको कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर ओनली एंड ओनली इंक्लूडेड इन 2 किंगडम, दैट इज मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। बट मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या डिफरेंस था? प्रोकैरियोट्स का और यूकैरियोट्स का। बाकी इन दोनों में ही यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आते थे। मल्टी सेल्यूलर स्टार्ट होते हैं किंगडम फंजाई से। अब इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन आपको लर्न रखना है, वो रखना है आपको यीस्ट। यीस्ट जो होता है वो ऐसा एक फंजाई होता है जो यूनिसेल्यूलर होता है। तो यीस्ट इज द ओनली फंजाई विच इज यूनिसेल्यूलर। तो ये एज ए एक्सेप्शन आप इसको लर्न रख सकते हैं, ठीक है, कि ऑल द फंजाई आर मोस्टली कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर। लेकिन एक फंजाई ऐसी है जो कौन है? यीस्ट। ये होती है यूनिसेल्यूलर। तो याद रखना बहुत ईजी हो गया। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। अब अगर हम बात करें फंजाई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो अगर आप मुझसे एक चीज़ पूछोगे कि मैम पूरे फंजाई में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ लें, तो मैं आपको बोलूँगी आप रिप्रोडक्शन पढ़ लीजिए फंजाई का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ कहीं नहीं पूछा तो आपसे रिप्रोडक्शन पूछा जाएगा, तो रिप्रोडक्शन मतलब इंपॉर्टेंट है। अब रिप्रोडक्शन इन फंजाई जो होता है वो 3 टाइप से हो सकता है। पहला हो सकता है इसमें क्या? वेजिटेटिव। कैसा हो सकता है? फर्स्ट वेजिटेटिव। सेकेंड कैसा होता है? सेकेंड होता है एसेक्सुअल एंड थर्ड होता है सेक्सुअल। अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट में वेजिटेटिव का कोई डिस्कशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। मतलब यहाँ पे इन्होंने सिर्फ हमें इतनी सी बात बता दी कि जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल होता है ये किसके थ्रू होते हैं? ये दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं थ्रू स्पोर्स। किसके थ्रू होते हैं ये? थ्रू स्पोर्स। ये दोनों होते हैं स्पोर्स के थ्रू। अब आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन आया होगा कि तो मैम फिर वेजिटेटिव किसके थ्रू होता है? क्या वो स्पोर्स के थ्रू नहीं होता? उसके कुछ अलग मेथड्स हैं? तो आंसर इज यस। वेजिटेटिव जैसे होता है उसके कुछ अलग मेथड्स हैं, वो हम आगे अभी वीडियो में देखेंगे। तो अभी आपको क्या लर्न रख लेना है कि भैया देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई में वो 3 टाइप का हो सकता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। और सेक्सुअल और एसेक्सुअल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई कि ये किसके थ्रू होते हैं? ये स्पोर्स के थ्रू होते हैं। आगे देखेंगे दे आर हेटेरोट्रॉपिक। तो अगेन हेटेरोट्रॉपिक क्या समझते हैं आप हेटेरोट्रॉपिक से? हेटेरोट्रॉपिक आर दोज ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं? डिपेंड्स ऑन अदर
फॉर देयर न्यूट्रिशन। वो अपना न्यूट्रिशन या अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, अपना फूड खुद ही बना लेते हैं, उनको किसी और सेकेंड या थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए जो फंजाई होती है वो क्या होती है? हेटेरोट्रॉप्स, स्पेसिफिकली हेटेरोट्रॉप्स। यहाँ पे आप कुछ मिक्सोट्रोप टाइप का नहीं देख रहे हैं कि ऑटोट्रॉप है लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ी तो हेटेरोट्रॉप हो गए। ये एकदम पर्टिकुलरली, एकदम स्पेसिफिकली क्या है? सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रॉप्स। आगे बात समझ? ठीक है। Many are stationary and anchored in the soil but without true roots। अब ये कैसे पॉसिबल है? आपको ये पॉइंट समझ में आया क्या बोला? इन्होंने बोला कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो ऐसे ही, अगर ये सॉइल है, ये रेड कलर से जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ करी है ये सॉइल है, तो कुछ जो फंजाई होती हैं, फंजाई है ये, सपोज दिस इज ब्लैक कलर की फंजाई, तो ये ऐसे करके सॉइल से फिक्स रहती हैं, चिपकी हुई रहती हैं, इधर उधर नहीं जा पाती। तो क्या लिखा हुआ है? स्टेशनरी and anchored in the soil but without true roots। इनमें यहाँ कुछ तो है नीचे जो उसको ऐसे करके एंकर करके रखा हुआ है ज़मीन में, सॉइल में, लेकिन these black structures are not true roots। आपको तो यही लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, जैसे प्लांट में होता है ना, पेड़ जो मिट्टी होती है उसके नीचे जड़ें होती हैं, वो प्लांट को पकड़ के रख लेती हैं, वैसी ही हैं ये जड़ें हैं। तो ये जड़ें नहीं हैं, these are not true roots। अगेन द क्वेश्चन, तो मैम फिर ये क्या है? तो देखते हैं कि ये क्या है। आपको अभी ये तो समझ में आ गया ना कि जो फंजाई होती है वो स्टेशनरी होती है, वो फिक्स रहती है। क्यों फिक्स रहती है? क्योंकि वहाँ पे कुछ तो भी प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, बट दैट आर नॉट ट्रू रूट्स। तो देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर क्या होता है। Fungi digest their food outside of their bodies by secreting enzymes that break down organic matter। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ये इनके न्यूट्रिशन के बारे में आपको फर्दर डिटेल्स दी गई हैं। क्या डिटेल्स दी हैं आपको इनके न्यूट्रिशन के बारे में? आपको पता है कि फंजाई का न्यूट्रिशन कैसा होता है? हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉफिक होता है ना, हेटेरोट्रॉफिक। अब हेटेरोट्रॉफिक में भी आपके लिए 3 वेराइटीज मैंने आपको बताई थी। हेटेरोट्रॉफिक में भी 3 तरीके के न्यूट्रिशन हो सकते हैं। या तो हो सकता है पैरासिटिक, या तो हो सकता है सैप्रोफिटिक, और या तो थर्ड होता है होलोजोइक। बट इन केस ऑफ फंजाई होलोजोइक इज नॉट पॉसिबल। तो जो इसमें थर्ड वेराइटी हो जाती है वो होता है लाइकेन्स। थर्ड वेराइटी क्या हो जाता है? लाइकेन फॉर्मेशन। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड लाइकेन। अब जो यहाँ पे बात मेंशन है, फंजाई डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड ऑफ देयर बॉडीज बाय सिक्रेटिंग एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मटेरियल, इस टाइप के न्यूट्रिशन को आप क्या बोलते हैं? इस टाइप के न्यूट्रिशन को आप बोलते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या फिर बेसिकली आप इनको एक डीकंपोजर बोल सकते हैं। आ रही है आपको बात समझ? पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक में मैं आपको बहुत पहले ही डिफरेंस क्लियर कर चुकी हूँ। पैरासाइट या पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज समथिंग जो लिविंग टिश्यू पे होस्ट करके रहे। क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी पैरासिटिक की? कि ये लिविंग टिश्यू को होस्ट करता है, लिविंग। और सैप्रोफिटिक की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये फीड करता है डेड टिश्यू पे, डेड। तो डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा है ना? दिस इज द मेन डिफरेंस। द फंजाई देन एब्जॉर्ब्स फूड थ्रू देयर सेल वॉल्स। अब जब उन्होंने बाहर जो प्रेजेंट था फूड मटेरियल बहुत सारा, उसको डिकम्पोज कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, अब क्या होगा? अब उसको अपनी काइटिन की सेल वॉल के थ्रू जो फंजाई है वो उसको सारा एब्जॉर्ब कर लेगी, अपने अंदर ले लेगी। तो सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिशन आपको क्लियर हुआ? ठीक है। फंजाई स्टोर देयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब वही अगेन, हम जितना भी खाना खाते हैं, अगर हम अपनी बात भी करें, हम ह्यूमन एज ए ह्यूमन अपनी बात करें, तो हम जितना भी न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे मैंने अभी बहुत सारा एक अपना प्रॉपर डाइट लिया, खा लिया मैंने, जिसमें इंक्लूड था चपाती, वेजिटेबल्स, प्रॉपर दाल, राइस, सब कुछ था, ठीक है, पल्सेस एंड सब कुछ इंक्लूडेड था। तो जितना भी न्यूट्रिशन मेरी बॉडी को गया, मिला, क्या वो सारा इमीडिएटली यूज़ हो जाता है? तो आंसर इज नो। इमीडिएटली सारे न्यूट्रिशन यूज़ नहीं होते हैं। जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है एज ग्लाइकोजन। किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? ग्लाइकोजन।
और फिर लेटर जब अगले अब एक बार खाना खाने के बाद फिर अगले 4-5-6 घंटे काम चल जाता है ना हमारा, फिर अगले 6-7 घंटे बाद भूख लगती है ना, तब ये नेक्स्ट 6 to 7 आवर्स में जो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी वो कौन करेगा? दैट स्टोर्ड ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। आ रही है बात समझ में? तो जो ऐसे हमारा खाना जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, वैसे ही फंजाई में भी जो एनर्जी होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं? वो स्टोर हो जाते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। आगे बात समझ? ठीक है। Some fungi are the source of antibiotics. Example penicillin. अब फंजाई जो है ना उनका जो यूज़ है वो इतना एलैबोरेटिव है कि आप उसको स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे एक यूज़ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक यूज़ दिया है कि some fungi are used as a source of antibiotics. एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए कुछ फंजाई को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जिसको डिस्कवर किया था, और वो भी ऐसे गलती से, इट वॉज अ सेरेंडिपिटी, गलती से डिस्कवर हो गई थी वो, ऐसे इंटेंशनली नहीं कि वो कोशिश कर रहे थे कि हम डिस्कवर करने चाह रहे हैं कि एंटीबायोटिक। तो फंजाई के थ्रू एंटीबायोटिक की डिस्कवरी जो थी वो एकदम ही एक्सीडेंटल थी। एग्जाम्पल क्या है उसका? पेनिसिलिन। और ये फंजाई का एक यूज भी है। Some unicellular fungi, example yeast, are used to make bread and beer. तो ये सेकेंड यूज हो गया। फर्स्ट यूज हो गया टू मेक एंटीबायोटिक्स, सेकेंड यूज क्या हो गया? टू मेक ब्रेड एंड बियर। तो बेसिकली अगर आपको समझ में आ रहा हो तो फॉर फर्मेंटेशन। सेकेंड थिंग अगर आप बोलोगे तो ब्रेड जो बनती है उसमें भी फर्मेंट करना पड़ता है, और सेकेंड चीज़ जो बियर बनती है उसमें भी फर्मेंट करना पड़ता है माल्ट को। तो बेसिकली फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें किसको यूज़ किया जाता है? उसमें यूज़ किया जाता है फंजाई को। थर्ड, अदर फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया। अब चलो ठीक है, दो तो हमने उसके काम देख ली कि हाँ ठीक है एक फंजाई है जो हमारे इस काम आती है, इस काम आती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी तो करती है कि नहीं? अभी ब्लैक फंगस, कोविड के टाइम में आपने बहुत सुना होगा ब्लैक फंगस डिजीज हो रहा था ना, तो भाई मतलब फंजाई डिजीज भी कॉज करती हैं, तो ये एक उसका डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो ये थे दो यूज, और एक था उसका डिसएडवांटेज। ये फंजाई से और क्या होता है? तो फंजाई कैन कॉज सम डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि वीट रस्ट। तो वीट रस्ट जो होता है वो कौन करता है? वीट रस्ट जो होती है वो एक फंजाई कॉज करती है जिसका नाम होता है पक्सीनिया। क्या नाम होता है जिसका? पक्सीनिया। आ रही है बात समझ में? पक्सीनिया जो होती है वो वीट रस्ट डिजीज को कॉज करती है। तो दीज आर द सम यूजेस एज वेल सम डिसएडवांटेजेस ऑफ फंजाई। आगे देखेंगे अगर हम किंगडम फंजाई। ये देखो अब ये क्या है, आपको यहाँ पे दो सेपरेट फंजाई दिख रही हैं। एक तो आपको यहाँ पे सिनोसिटिक हाइफे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेप्टेट हाइफे एंड सिनोसिटिक हाइफे। अब ये हाइफे क्या होता है एंड ऑल, मैंने आपके एक क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं दिया। मैम आपने बोला था कि जो फंजाई होती है वो सॉइल से अफर्म्ड अटैच्ड होती है विदाउट एनी मूवमेंट, वहाँ पे वो नॉन मोटाइल हो जाती है, स्टेशनरी हो जाती है, और वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स आपने ब्लैक कलर से बनाए थे जिनको आपने बोला था कि वो ट्रू रूट्स नहीं है। तो अगर मैम वो ट्रू रूट्स नहीं हैं तो फिर वो क्या है? तो फिर वो क्या है? चलिए आके देखते हैं। एक्सेप्ट यीस्ट, यीस्ट इज अगेन एन एक्सेप्शन हेयर। फंजाई आर फिलामेंटस, फंजाई होती है फिलामेंटस। अब फिलामेंटस स्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं? देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। तो जो वो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ करे थे जिनको मैंने ट्रू रूट्स नहीं है, बहुत बार बोला था, वो एक्चुअल में क्या है? दो स्ट्रक्चर्स आर नोन एज हाइफे। दोज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ फंजाई आर नोन एज हाइफे। तो आप हाइफे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कोई भी जो फंजाई होती है तो फंजाई की बॉडी पे फाइन बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लॉन्ग एंड स्लेंडर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं हाइफे। इसी कारण से हर फंजाई ऑलमोस्ट क्या हो जाती है? फिलामेंटस। एक्सेप्ट यीस्ट, वो कैसी है? यूनिसेल्यूलर। इज दैट क्लियर? यस। तो आपको ये क्लियर हो गया कि फंजाई की बॉडी पे बहुत सारे फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हाइफे। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। अब बहुत सारे हाइफे हैं, आप कब तक काउंट करते रहेंगे? 1 हाइफे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उससे बेटर जो पूरा एक नेटवर्क होता है, क्लस्टर होता है हाइफे का, उस पूरे क्लस्टर ऑफ हाइफे को हम एक साथ मिला के क्या बोल देते हैं? माइसीलियम। क्या बोल देते हैं? माइसीलियम। तो आपको हाइफे क्लियर हुआ? हाइफे क्या होता है? द नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम क्या बोल देते हैं? नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम बोल देते हैं माइसीलियम।
नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम क्या बोल देते हैं, माइसीलियम। तो आपको टर्म समझ में आ रहे हैं क्या क्या हो रहे हैं, हाइफे क्लियर हो गया और आपको क्या क्लियर हो गया, माइसीलियम आपको क्लियर हो गया। आपको दो टर्म्स यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। हाइफे आर ऑफ टू टाइप्स। अब यहाँ पे सारी मुद्दे की बात स्टार्ट हो जाती है कि जो ठीक है आपने ये लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक पढ़ लिए हैं जिन्हें हम हाइफे बोल रहे हैं, दे आर ऑफ टू टाइप। देखते हैं क्या टू टाइप। सिनोसिटिक हाइफे, ये है फर्स्ट, एंड सेकेंड इज सेप्टेट हाइफे। सिनोसिटिक हाइफे एंड सेप्टेट हाइफे, चलिए देखते हैं। दे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है। चलिए देखते हैं, कुछ बात मैं आपको समझाती हूँ बहुत इजी तरीके से। सपोज ये मैंने दो हाइफे बनाए, दिस इज द वन हाइफे एंड दिस इज द सेकेंड हाइफे। ये जो दो बॉक्सेस मैंने आपके सामने रेड कलर के बनाए, रेक्टेंगल टाइप के, ये दो हाइफे हैं। आगे आपको बात समझ में, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर बना दी न्यूक्लियस, इसके अंदर भी मैंने सेम बना दिया न्यूक्लियस, लेकिन इसके अंदर सेकंड वाले के, ये इसको मैं ए बोल रही हूँ और इसको मैं बी बोल रही हूँ। बी वाले हाइफे में मैंने बीच में कुछ एक वॉल्स भी बना दी मैंने वॉल्स, और वही बस मैंने ये करा कि ए वाला जो हाइफे था उसके बीच में मैंने वॉल की फॉर्मेशन नहीं करी। तो अब इससे आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है जो ए वाला हाइफे है, ए वाला हाइफे एकदम कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस समझते हो, बिना किसी इंटरप्शन के एकदम कंटिन्यूअस ट्यूब हो गया कंटिन्यूअस ट्यूब। और जब एक ही ये कंटिन्यूअस ट्यूब है तो आपको उसमें कितनी न्यूक्लियाई दिख रही हैं, आपको उसके अंदर 4 न्यूक्लियस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो आप इसको मल्टी न्यूक्लिएट बोलोगे कि नहीं। सिंगल हाइफे था ये, सिंगल हाइफे, लेकिन इसमें क्या नहीं था, इसमें ये जो बीच की क्रॉस वॉल्स मैंने बी वाले हाइफे में बनाई हैं, बस इसमें ये वॉल्स प्रेजेंट नहीं थी। इस कारण से जो ए वाला हाइफे था वो कैसा हो गया, वो कंटिन्यूअस ट्यूब हो गया और कैसा हो गया, मल्टी न्यूक्लिएट। इज दैट क्लियर। अब अगर बी वाले की बात करते हैं तो बी वाले में मैंने क्या फॉर्मेशन कर दिया है, बी वाले में मैंने बीच में वॉल्स की फॉर्मेशन कर दी है कि नहीं। तो क्या अब आप इसको मल्टी सेल्यूलर बोलेंगे, आप इसको कभी भी मल्टी सेल्यूलर नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे यूनिसेल्यूलर। ये एक सिंगल सेल्स बन चुकी हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिनोसिटिक हाइफे एंड सेप्टेट हाइफे। अब देखिए, अब पढ़िए, दे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, तो दो चीजें याद रखनी है, पहला तो कंटिन्यूअस ट्यूब, ठीक है, ओके मैम, कंटिन्यूअस ट्यूब, एंड सेकेंड थिंग मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। बहुत सारी न्यूक्लियस दिख रही हैं, और न्यूक्लियस दिखने का कारण क्या है कि उनके बीच में सेप्टेट की फॉर्मेशन नहीं हुई है। दिस ए इज एसेप्टेट। एसेप्टेट मीन्स सेप्टा जो है, सेप्टम जो है, इसके बीच में ये ब्लैक कलर का वॉल जो है, क्रॉस वॉल्स जो है, वो एब्सेंट है। तो दीज आर एसेप्टेट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सिनोसिटिक हाइफे। दिस इज द टाइप ऑफ सिनोसिटिक हाइफे। सेकेंड कैटेगरी देखें तो सेप्टेट हाइफे। सेप्टेट हाइफे में क्या है, दे हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स। वही ये जो ब्लैक कलर की बनाई है ना, ये ब्लैक, ये जो ब्लैक वाली है, ये क्या है, ये जो है ये सेप्टेट है, सेप्टा है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम इसको बोल सकते हैं क्रॉस वॉल्स। ठीक है, तो सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है किसमें, सेकेंड वाले सेप्टेट हाइफे में। दे हैव सेप्टे और क्रॉस वॉल्स। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। तो आपको मेन डिफरेंस जो याद रखना है वो किसका रखना है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेप्टा। अगर सेप्टा प्रेजेंट है तो वो कैसे हाइफा हो जाएगा, वो हो जाएगा सेप्टेट हाइफे। और अगर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है तो उस कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलने लगते हैं, जिसको एक स्पेसिफिक टर्म दे दिया गया, और जो टर्म क्या है, सिनोसिटिक हाइफे। तब जब मैं आगे आपको वेरियस क्लासेस ऑफ फंजाई पढ़ाऊंगी तो मैं उसमें आपको डायरेक्ट बोल दूंगी कि आपने देखा कि फाइकोमाइसिटीज जो होती हैं उसमें होता है सिनोसिटिक हाइफे। तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम सिनोसिटिक क्या होता था। तो आपको यहाँ से वो याद रखना है कि सिनोसिटिक हाइफे क्या होता है। बाकी जो लास्ट बात थी वो क्या थी, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो काइटिन इज इटसेल्फ अ पॉलीसेकेराइड, बट also some other polysaccharides are also involved in the formation of cell wall of fungi. That is why this point is mentioned here.
तो होप सो आपको हाइफे, माइसीलियम एंड टाइप ऑफ हाइफे का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुआ होगा, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखें तो मोस्ट फंजाई आर सैप्रोफाइट्स, एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सम आर पैरासाइट, सम लिव एज सिम्बायोन्ट्स, सम लिव एज सिम्बायोन्ट्स, जिसका एग्जांपल होगा लाइकेन्स एंड माइकोराइजा, लाइकेन्स एंड माइकोराइजा। मैंने आपको प्रीवियस वाली स्लाइड में एक चीज लिख के बताई थी ना कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, हेटेरोट्रॉपिक में वेरियस कैटेगरीज हो सकती है। तो हेटेरोट्रॉपिक में फर्स्ट कैटेगरी क्या हो गई? फर्स्ट कैटेगरी हो गई सैप्रोफाइट्स, जिसमें किस पे फीड करेंगे? वो डेड एंड डिकेइंग मैटर। सेकंड कौन सी हो गई? पैरासाइट, जिसमें किस पे फीड करेंगे? जिसमें वो होस्ट करेंगे लिविंग सेल को। होस्ट किसको करेंगे? लिविंग सेल को होस्ट करेगी फंजाई। एंड थर्ड होते हैं सिम्बायोन्ट्स। तो अब आप सैप्रोफाइट और पैरासाइट तो जान गए क्या होता है, अब ये सिम्बायोन्ट्स क्या होता है मैम? व्हाट इज दिस सिम्बायोन्ट्स? तो सिम्बायोन्ट्स इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप। सिम्बायोन्ट्स क्या होता है? सिम्बायोन्ट्स होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन, अब वही क्वेश्चन आता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच में, मतलब कि सिम्बायोन्ट्स इज बेसिकली दोनों का फायदा। आ रही है बात समझ में? दिस इज म्यूचुअलिज्म, एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। कि देखो फंजाई क्या बोलती है, फंजाई बहुत ही अच्छी है, वो किसी से लड़ाई करना नहीं जानती, वो सबसे दोस्ती करना चाहती है, समझौता करना जानती है। वो बोलती है कि देखो ऐसा करते हैं, साथ रह लेते हैं, तुमको जिस चीज़ की कमी है वो मैं पूरी कर दूंगी और मुझे जो कमी है वो तुम पूरी कर देना। तो इस तरीके से हम दोनों सुखी परिवार बनाकर साथ रह सकते हैं। ये किसके किसके विचार हैं ये इतने ऊंचे? ये हमारे फंजाई के विचार हैं। आ रही है आपको बात समझ? ठीक है, तो फंजाई क्या करती है? फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आती है। सिम्बायोटिक इज अ एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, तो जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल होता है लाइकेन्स। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या होता है सिम्बायोन्ट्स का? लाइकेन्स। तो लाइकेन्स इज द म्यूचुअल या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच में? फंजाई एंड एल्गे। ठीक है, फंजाई एंड एल्गे। अब बोलोगे एल्गे क्या होता है? तो एल्गे इज द लोअर मोस्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट किंगडम। एल्गे जो हैं वो प्लांट किंगडम में आने वाले सबसे नीचे वाले प्लांट्स हैं, मतलब लीस्ट डेवलप्ड प्लांट्स कौन होते हैं? एल्गे। और दूसरा अगर हम बात करें तो सेकंड जो एसोसिएशन होता है वो होता है माइकोराइजा। क्या होता है वो? माइकोराइजा। तो माइकोराइजा किस किस के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? बिटवीन फंजाई, फंजाई तो है ये दोस्ती यारी वाली, लेकिन अब इस बार प्लांट्स कौन से हैं? रूट्स ऑफ हायर प्लांट। अब की बार में रूट्स ऑफ हायर प्लांट है, अब की बार लोअर प्लांट्स नहीं है, लोअर प्लांट्स में आ जाता है एल्गे, लेकिन अब की बार में माइकोराइजा में कौन आ गया? रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो आपको क्या याद रखना है? जो सिम्बायोटिक सिम्बायोसिस होता है, सिम्बायोन्स होते हैं, सिम्बायोन्स में दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, म्यूचुअली रहते हैं, आधा काम वो करता है, 50-50 शेयरिंग में रहते हैं। पहला एग्जाम्पल है सिम्बायोन्स का, क्या है? लाइकेन्स। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? माइकोराइजा। तो सिम्बायोन्स जो होते हैं, सिम्बायोन्स में लाइकेन्स की अगर बात करें तो वो किस किस के बीच का एसोसिएशन है? वो एसोसिएशन है फंजाई और एल्गे का। ठीक है, आगे बात समझ। एल्गे इज द लोअर प्लांट्स, लोअर कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। एंड सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? माइकोराइजा। तो माइकोराइजा किसका एसोसिएशन है? फंजाई एंड दिस टाइम रूट्स ऑफ हायर प्लांट। ठीक है, तो एक हायर प्लांट्स के साथ में और एक लोअर प्लांट्स के साथ में। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। तो आपको याद रखना है हेटेरोट्रॉपिक होता है, और हेटेरोट्रॉपिक में भी 3 मोड्स हो सकते हैं, आइदर सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड लास्टली सिम्बायोन्स। क्लियर? तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। आगे देखें रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको बोला था ना, पूरी फंजाई में अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। ठीक है, अगर कुछ भी पढ़ना हो तो आप रिप्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अमंग द किंगडम फंजाई। ठीक है, तो देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 3 टाइप से फंजाई में रिप्रोडक्शन हो सकता है। फर्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेकेंड इज बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड इज बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें भी आपने क्या सीख लिया था? आपने ये सीखा था कि जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल मूड होता है ये होता है स्पोर्स के थ्रू, इसमें होता है स्पोर फॉर्मेशन। और अगर हम बात करें किसकी? वेजिटेटिव की, तो वेजिटेटिव में एज सच स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता। तो फिर आपका क्वेश्चन वहीं पर आ गया था, तो क्या होता है?
तो उसका आंसर मैंने बोला था ना आपको, आगे लेक्चर में मिल जाएगा, तो अब हम उसके आंसर पे काम करेंगे। वेजिटेटिव में देयर आर 3 मेथड्स। Vegetative propagation include 3 methods. First is fragmentation, second is fission and third is budding. तो क्या हो गया वेजिटेटिव मेथड्स में? वेजिटेटिव मेथड्स में 3 फर्दर मेथड्स होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 3 मेथड्स के थ्रू हो सकता है, आइदर फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स के थ्रू। तो स्पोर्स क्या क्या हो सकते हैं? स्पोर्स हो सकते हैं आइदर कोनिडिया और स्पोरांजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। आपको एसेक्सुअल स्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है? इनका जो मेथड है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है, वो इंटायरली डिफरेंट है। ये सेक्सुअल है, ये एसेक्सुअल है। तो एसेक्सुअल स्पोर्स के एग्जांपल क्या हो गए? कोनिडिया, स्पोरांजियोस्पोर एंड जूस्पोर्स। और अगर हम बात करें सेक्सुअल स्पोर्स की, तो सेक्सुअल स्पोर्स इंक्लूड oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। आ गई आपको बात समझ? तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि ओके मैम, अब हमें समझ में आ चुका है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, और जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? वो 3 मेथड्स के थ्रू होता है, जिनका नाम क्या है? फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। तो चलिए एक एक करके हम ये सारे जो मेथड्स अभी हमने पढ़े, आइदर स्पोर और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स, अब हम इसको आगे चल के डिटेल में देखेंगे। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्या होता है फ्रेगमेंटेशन, क्या होता है फिजन और क्या होता है बडिंग। पहले अगर फ्रेगमेंटेशन की मैं बात करूं तो क्या होता है फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन होता है कि जैसे कोई भी एक फंजाई है, सपोज दिस इज अ फंजाई, जो बॉडी ऑफ द फंजाई है ये सेवरल फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। ये जो मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रही हूँ, दीज आर द सेवरल फ्रेगमेंट्स। तो अब ये फ्रेगमेंट्स कैसे होंगे? एक ऐसा होगा, ये वाला कॉर्नर वाला ऐसा होगा, ऊपर वाला कुछ ऐसा होगा, देन ये नीचे वाला कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, फिर ये लास्ट वाला कुछ लंबा सा यूं दिख रहा है, और एक ऊपर वाला ये ऐसा दिख रहा है। तो ये क्या हुआ? ये एक जो फंजाई थी, इसकी बॉडी सेवरल फ्रेगमेंट्स में टूट गई, सेवरल फ्रेगमेंट्स में टूट गई। अब जब इसकी बॉडी सेवरल फ्रेगमेंट्स में टूट गई तो क्या होगा? हर एक फ्रेगमेंट से आपको कितने फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, आपको 5 फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं। हर एक फ्रेगमेंट एक नए फंजाई में डेवलप हो जाएगा। इस फ्रेगमेंट से एक फंजाई बन जाएगी सिमिलर टू दिस, इससे सेकंड बन जाएगी, इससे थर्ड, इससे फोर्थ एंड इससे फिफ्थ। तो एक फंजाई जो थी वो फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हुई और हर एक फ्रेगमेंट से एक नया फंजाई डेवलप हो गया। दिस इज फ्रेगमेंटेशन, दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। और जो ये पीसेस क्रिएट हुए, दीज आर नोन एज फ्रेगमेंट्स, दीज आर नोन एज फ्रेगमेंट्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट्स। तो हर एक फ्रेगमेंट से एक नया फंजाई डेवलप हो जाता है। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिजन। तो फिजन आपने पहले भी देखा था। फिजन क्या होता है? फिजन इज सिंपली एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म सिंपली 2 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है। दिस इज नोन एज बाइनरी फिजन। और अगर 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में ये स्प्लिट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलने लगते हैं मल्टीपल फिजन। तो जनरली फंजाई में मल्टीपल फिजन देखा जाता है, बाइनरी फिजन अमीबा एंड ऑल में देखा जाता है, ठीक है? तो बाइनरी फिजन इज सिंपली कि एक ऑर्गेनिज्म है और वो सिंपली 2 सेपरेट ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाता है। इज दैट क्लियर? यस। तो ये हो गया फिजन। अब लास्ट बचता है बडिंग। तो बडिंग क्या होता है? बडिंग होता है कि बेसिकली एक अगर ये फंजाई है, देखो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ये जनरली हमें बडिंग देखने को मिलती है हाइड्रा में एज सच। तो मैं हाइड्रा के एग्जांपल से ही आपको बडिंग समझाती हूँ। कैसे? सपोज दिस इज अ हाइड्रा, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज टेंटिकल्स, दिस इज अ हाइड्रा। अब होता क्या है बडिंग में? बडिंग में दिस इज द पेरेंट हाइड्रा बॉडी। अब होता क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा बड डेवलप होता है,
छोटा सा ये ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया, दिस इज अ बड। ये क्या है ब्लैक कलर का? दिस इज अ बड। जो किस पर डेवलप हुआ है? इट डेवलप्स ऑन पेरेंट बॉडी इटसेल्फ। ठीक है, पेरेंट की बॉडी पर ही एक छोटा सा कॉर्नर में बड डेवलप हुआ है। अब क्या होगा, पेरेंट की बॉडी पर ही रिसाइड करके ये जो बड होता है ये ग्रो करता है, ये बड ग्रो करता है, ग्रो हो रहा है। और आगे अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो अगेन हाइड्रा, ये और ज्यादा ग्रो कर जाएगा। तो इन द सेंस बताने वाली बात क्या है, जो मुद्दे की बात है वो ये है, ये बड जब तक पेरेंट बॉडी पे रिटेन करता है तब तक ये फुली मैच्योर ना हो जाए। जैसे ही ये फुली मैच्योर होता है क्या होगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल यही वाला बर्ड जो है मैं इसको मैच्योर करके बता रही हूँ। कैसे? ये मैच्योर होके ये बन गया बड़ा सा बर्ड, ये ब्लैक कलर का जो बना ये बड़ा सा बर्ड बन गया। तो अब ये फुली मैच्योर बर्ड हो चुका है, ठीक है, हाइड्रा हो चुका है। अब क्या होगा, जैसे ही फुली मैच्योर होता है ये यहाँ से पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। क्या हो जाता है? डिटैच, डिटैच हो जाता है। कब होगा डिटैच? अब आपके मन में फिर क्वेश्चन, मैम कब होगा डिटैच? तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुका है कि जैसे ही ये फुली डेवलप्ड एंड मैच्योर हो जाएगा। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज बडिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बडिंग। तो सिमिलर अकर इन फंजाई, सिमिलर अकर इन फंजाई। तो वेजिटेटिव मेथड्स जो थे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो 3 मेथड्स थे, क्या क्या था? फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। आपको ये तीनों मेथड डिटेल में समझ आए होंगे कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, फिजन में क्या होगा एंड बडिंग में क्या होगा। आगे देखें, अगर हम ये देख लेते हैं, एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं। क्या है इसमें? रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करा गया है। कुछ दिख रहा होगा, स्पोरांजियम, स्पोरांजियोस्पोर्स, कॉलुमेनेला, एरियल हाइफे, स्पोरांजियोस्पोर, प्रोस्टेट हाइफे, सबटेरेनियन हाइफे एंड ऑल। तो अब यहाँ पे जब फ्रूटनिंग बॉडी, स्पोर, इन सब की बात आने लगी तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अब जो हमारा डिस्कशन है वो किसकी तरफ जाने वाला है? अब जो हमारा डिस्कशन है वो एंटायरली शिफ्ट होने वाला है टूवर्ड्स सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव है वो हम डिस्कस करके ख़त्म कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट होगा, हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सेक्सुअल मोड्स एंड एसेक्सुअल मोड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं ये क्या है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ ज़ूस्पोर, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ ज़ूस्पोर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ज़ूस्पोर क्या थे, तो ज़ूस्पोर अगर आपको याद हो तो ज़ूस्पोर्स आर द टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर्स थे। तो ज़ूस्पोर्स को पहली बात तो ज़ूस्पोर बोलते क्यों हैं? तो ज़ूस्पोर्स आर द मोटाइल स्पोर्स। कैसे स्पोर्स होते हैं ये? मोटाइल, मतलब ये मूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको देखो 2 फ्लैजिला दिख रहे हैं, ये दिख रहा है ना, ये गोल सा और ये 2 फ्लैजिला। तो जो ये वाले स्पोर्स होते हैं इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण ये मूव कर सकते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ज़ूस्पोर। अब जो ये ज़ूस्पोर होते हैं ये किस में डेवलप होते हैं? ये डेवलप होते हैं स्पोरेंजियम में, एंड स्पोरेंजियम इज द फ्रूटनिंग बॉडी। आ रही है आपको बात समझ? तो जो कभी भी जो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि स्पोर डेवलप्स इन अ फ्रूटनिंग बॉडी। और फ्रूटनिंग बॉडी कौन सी होगी? वो फंजाई टू फंजाई वेरी कर जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे जो फ्रूटनिंग बॉडी है इट इज नोन एज स्पोरेंजियम। क्या बोल रहे हैं हमको? हम इसको स्पोरेंजियम। तो बेसिकली वो स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स डेवलप होते हैं इट इज नोन एज स्पोरेंजियम और फ्रूटनिंग बॉडी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और आप तो या तो ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हैं कि फ्रूटनिंग बॉडी की टिप पे प्रेजेंट होता है स्पोरेंजियम और उसमें डेवलप होते हैं स्पोर। दिस इज द राइट कॉन्सेप्ट, मोर मच राइट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। Asexual reproduction by spores such as Conidia, Sporangiospore and Zoospores। तो आपको स्पोर्स के बारे में क्या पता होना चाहिए? आपको स्पोर्स के बारे में ये पता होना चाहिए कि वेदर इट इज सेक्सुअल स्पोर और वेदर इट इज एसेक्सुअल स्पोर। ठीक है, अगर वो सेक्सुअल स्पोर है तो उसका जो मेथड ऑफ डेवलपमेंट है, उसकी जो फ्रूटनिंग बॉडी है जिस पे वो डेवलप हुआ है विल बी डिफरेंट। ठीक है, और उससे आगे जो बनने वाला है वो भी चीज डिफरेंट होगी, उससे बनेंगे गैमेट। ओके और अगर ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं तो इससे कभी भी फ्यूचर में गैमेट नहीं बनेंगे। इज दैट क्लियर? तो आपको एसेक्सुअल स्पोर्स में क्या लर्न करना है?
कोनिडिया, स्पोरांजियोस्पोर्स एंड ज़ूस्पोर्स। एंड ज़ूस्पोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? ज़ूस्पोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दीज आर मोटाइल स्पोर्स, उनमें 2 फ्लैजुला होते हैं विच मेक्स देम मोटाइल। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखिए एक साइकिल यहाँ पे है, क्या है ये? है सबसे पहले एक देखते हैं माइसीलिया है, माइसीलिया, माइसीलियम बेसिकली, माइसीलिया सिंगुलर। अब उस पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमोडिया। प्राइमोडियम जो होता है, आपको अगर स्लाइम मोल से याद आ रहा हो तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि प्राइमोडियम बनता है फेवरेबल कंडीशन में। तो सिमिलरली प्राइमोडिया कब बनता है? ये फंजाई के ऊपर ये बनता है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। अब जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं या जब भी उसको रिप्रोडक्शन वाले फेज में जाना होता है तो प्राइमोडिया जो होता है वो डेवलप होता है इनटू फ्रूटनिंग बॉडी। इनटू फ्रूटनिंग बॉडी किसमें डेवलप हो जाता है प्राइमोडिया? फ्रूटनिंग बॉडी। और जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसके टिप पर बियर होते हैं बहुत सारे स्पोर्स। क्या होते हैं उसकी टिप पर? उसकी टिप पर होते हैं बहुत सारे स्पोर, और ये स्पोर अगेन जर्मिनेट होके बना लेते हैं न्यू फंजाई या न्यू माइसीलिया। तो आप फंजाई का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, इट वाज ऑल अबाउट हाइफे एंड नेटवर्क ऑफ हाइफेज वाज नोन एज या इज नोन एज माइसीलियम। तो यहाँ पे इसीलिए ये माइसीलिया लिखा हुआ है। तो माइसीलिया डेवलप होता है प्राइमोडिया में ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। प्राइमोडिया देन बनाता है फ्रूटनिंग बॉडी। फ्रूटनिंग बॉडी की टिप पे होते हैं बहुत सारे स्पोर्स, जो स्पोर्स जर्मिनेट होके वापस से क्या बना लेते हैं? वापस से न्यू फंजाई की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल आपको रिप्रोडक्शन की क्लियर होगी। अब हम फाइनली आते हैं रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। किस में आते हैं हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो हम वेजिटेटिव और एसेक्सुअल पढ़ के खत्म कर चुके हैं। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं oospores, ascospores एंड basidiospores। तो दीज 3 आर सेक्सुअल स्पोर्स। क्या क्या हो गए? oospores, ascospores and basidiospores. They are produced in distinct structures called fruiting body। तो आपको ये वाली साइकिल पहले से ही लर्न हो गई है, ठीक है, जिसमें आपने क्या सीख लिया है कि जिन चीज पे स्पोर्स डेवलप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्रूटनिंग बॉडी। क्या बोलते हैं उसको हम? फ्रूटनिंग बॉडी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हमें क्या देखना है? आगे हमें ये देखना होता है कि देखो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइकिल, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेसिफिकली 3 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। वो 3 फेजेस क्या है? आपको स्पोर्स के नेम तो लर्न हो गए कि ठीक है 3 स्पोर्स होते हैं, oospores, ascospores एंड basidiospores। अब ये कैसे डेवलप होते हैं, कहाँ डेवलप होते हैं, किस टाइप के फंजाई में होते हैं, ये आगे इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि हर सेक्सुअल मोड में 3 फेजेस आते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो स्पेसिफिकली उन 3 फेजेस में ही होगा। तो क्या होते हैं वो 3 फेजेस? आइए देखते हैं। पहला फेज होता है प्लाज्मोगैमी। पहला फेज क्या होता है? प्लाज्मोगैमी। दूसरा क्या होता है? कैरियोगैमी। और फिर क्या होता है? मियोसिस। फिर क्या होता है? मियोसिस। आ रही बात समझ में? पहले क्या होगा? प्लाज्मोगैमी, फिर क्या होगा? कैरियोगैमी, फिर क्या होगा? मियोसिस। अब बोलोगे मैम आप क्या बोल रहे हो, क्या बोले क्या जा रहे हो आप? थोड़ा सा रुक। तो बताने वाली बात यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट प्लाज्मोगैमी। अब क्या होगा? प्लाज्मोगैमी, उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, नॉट प्लाज्मा, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो क्या होगा? जो फंजाई होगी, फंजाई में 2 कंपैटिबल मीटिंग टाइप के हाइफे साथ में आएंगे। अब मैं कंपैटिबल मीटिंग टाइप के क्यों बोल रही हूँ? अगर वो 2 हाइफे कंपैटिबल नहीं हुए तो उनकी मीटिंग होगी ही नहीं, बिकॉज दे वर कंपैटिबल, इसलिए उनकी हुई मीटिंग। तो 2 हाइफे आए, एक हाइफे मैं हाइफे ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज द 1 हाइफे ए वाला एंड दिस इज द सेकेंड हाइफे। अब ये 2 हाइफे साथ में आए। सबसे पहले क्या होता है? ये दोनों फ्यूज होंगे, तो फ्यूजन होने पर इनका साइटोप्लाज्म सबसे पहले फ्यूज होगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। क्या होगा? प्लाज्मोगैमी। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, तो मैं बोलूंगी कि वो लाइन सही नहीं है, बिकॉज प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस।
और फर्स्ट स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों का फ्यूजन साथ में नहीं हो जाता साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का, पहले होता है साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। आगे बात समझ, तो आपको समझ में आ गया प्लाज्मोगैमी इज द फर्स्ट फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दोनों हाइफे का साइटोप्लाज्म साथ में फ्यूज होता है। तो इफ दिस हाइफे इज एन हैप्लॉइड एंड दिस इज ऑल्सो एन, तो ये दोनों हाइफे अभी साथ में फ्यूज हो गए। सेकेंड फेज जो होता है वो होता है कैरियोगैमी। क्या होता है वो? कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी का मतलब ही क्या है? कैरियोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि साइटोप्लाज्म फर्स्ट फेज में फ्यूज हो चुके हैं। अब किसकी बारी है? अब बारी है न्यूक्लियस के फ्यूज होने की। तो सेकेंड फेज में कैरियोगैमी के बाद में क्या होगा? n+n जो दोनों के न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज हो जाएंगे और एक 2n स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे जाइगोट, जिसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट। तो सेकेंड फेज में क्या होगा? सेकेंड फेज में होगा कैरियोगैमी, जिसमें दोनों के न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज होके एक डिप्लॉइड सिंगल सेल बना लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? जाइगोट, जिसे हम क्या बोलेंगे? जाइगोट। एंड अब थर्ड फेज में क्या होता है? थर्ड फेज में होगा मियोसिस। थर्ड फेज में क्या होगा? मियोसिस। तो जब भी कोई डिप्लॉइड सेल, 2n सेल जो होती है वो मियोसिस में जाती है, मतलब उस सेल में हम कभी भी मियोसिस होता है, तो रिजल्टेंट जो होते हैं वो होता है हैप्लॉइड। क्या होता है? मियोसिस डिवीजन का नाम ही है रिडक्शनल डिवीजन। तो जब भी कोई हैप्लॉइड सेल में मियोसिस होगा तो उसमें रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है क्रोमोसोम नंबर का, और वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड रह जाती है। और अब जब उसमें मियोसिस होगा तो क्या हो बनेंगे? यहाँ पे मियोसिस के बाद रिजल्ट होंगे स्पोर्स, रिजल्टेंट क्या होंगे? स्पोर्स। तो दिस इज हाउ सेक्सुअल स्पोर डेवलप। सेक्सुअल स्पोर को डेवलप होने के लिए 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है। पहला फेज होता है प्लाज्मोगैमी, जिसमें क्या फ्यूज होता है? जिसमें फ्यूज होता है दोनों हाइफे का साइटोप्लाज्म। इज दैट क्लियर? सेकेंड फेज होता है कैरियोगैमी, जिसमें क्या होता है? दोनों की न्यूक्लियाई होती है फ्यूज और बन जाता है जाइगोट, दिस इज कैरियोगैमी। ठीक है, और थर्ड फेज होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि जो जाइगोट बन चुका है कैरियोगैमी वाली स्टेज में, वो जाइगोट में होगा मियोसिस। कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। और बन जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे ये वापस से जर्मिनेट होके नई फंजाई या नए हाइफे बना लेंगे। तो दिस इज द इंटायर साइकिल। देखो एक बार आप, सबसे पहले क्या हुआ? 2 कंपैटिबल मेटिंग टाइप के हाइफे आए, ठीक है, 2 हाइफे। और सबसे पहले क्या फेज हुआ? सबसे पहले हुआ प्लाज्मोगैमी। सबसे पहले क्या हुआ? प्लाज्मोगैमी। तो n+n लिखा हुआ है। अब जैसे ही 2 हाइफे यहाँ पे मिले, सेकंड फेज उसमें क्या आया? पहला फेज हो गया प्लाज्मोगैमी, सेकंड फेज उसमें आया कैरियोगैमी। कैरियोगैमी होने के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी? जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। और जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में फिर हुआ मियोसिस, और मियोसिस के बाद में क्या बनेंगे? स्पोर्स। और स्पोर्स वापस से जर्मिनेट होके बना लेंगे हाइफे और द न्यू फंजाई। क्या बना लेंगे? हाइफे और द न्यू फंजाई। तो दिस इज सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई। क्या है ये? सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बहुत इजीली इसको समझा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी आपको समझ में आ गया, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। तो 2 गैमेट्स का प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होना। बट मैं अभी भी बोलूंगी, मैं हमेशा इस बात से कन्विंस रहती हूँ कि फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होना इज प्लाज्मोगैमी। सेकंड क्या होता है? सेकंड, फर्स्ट हो गया प्लाज्मोगैमी, सेकंड होता है कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। अब सेकंड स्टेज में कैरियोगैमी में 2 न्यूक्लियाई फ्यूज हो गई, ठीक है। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस होता है जाइगोट में, रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। तो जाइगोट में होता है मियोसिस और हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ अ फंजाई। आगे देखें अगर हम, sexual reproduction, in sexual reproduction 2 haploid hyphae come together and fuse। ये कोई नई बात नहीं है, आपने जब साइकिल की स्टडी करी तो आपको उसमें ऑलरेडी समझ आ रहा है कि जो हाइफे होते हैं वो इन जनरल क्या होते हैं? वो होते हैं, वो सेल्फ क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, और फिर वो फ्यूज होते हैं तो वो एक डिप्लॉइड जाइगोट की क्रिएशन करते हैं। आगे क्या बात लिखी हुई है? इन सम फंजाई फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड सेल दैट इज 2n। तो ये डिप्लॉइड सेल कौन सी है? ये डिप्लॉइड सेल है जाइगोट। कौन सी है डिप्लॉइड सेल?
ये है जाइगोट। तो ठीक है, ये तो बहुत ही नॉर्मल बात है जो आप एक साइकिल के थ्रू ऑलरेडी समझ के आ चुके हैं। बट यहाँ पे क्या बात है जो थोड़ी सी अलग है, तो वो बात है ये नेक्स्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक ऐसा एक्सेप्शन की तरह याद रखने वाली बात है। क्या बात है? इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज? तो दीज आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई, जो अभी हम आगे देखेंगे। तो आप तो अभी ये समझ लो कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंजाई है, ठीक है। डाइकैरियोटिक स्टेज और डाइकैरियन फेज दैट N+N, that is 2 nuclei per cell occur। अब क्या होता है एस्कोमाइसिटीज में और बेसिडियोमाइसिटीज में, जब प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी होती है तो उसके बीच में क्या होता है, एक ऐसा फेज आता है, एक प्लाज्मोगैमी हो गई, मतलब कि जो दोनों के प्लाज्मा थे, साइटोप्लाज्म थे, वो फ्यूज हो चुके हैं। अब एक न्यूक्लियाई इसका और एक न्यूक्लियाई इसका, लेकिन अभी कैरियोगैमी वाली कंडीशन नहीं हुई है। अभी जो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज उसके नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो इस वाली स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटिक स्टेज। और ये कंडीशन कहलाती है डाइकैरियन या डाइकैरियोफेज। N+N दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल। हर एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस आपको दिखेंगे। क्यों दिख रहा है? बिकॉज अभी जो अभी कैरियोप्लाज्म वाला फेज है, जो कैरियोगैमी है, वो अभी नहीं हुआ है और यहाँ पे प्लाज्मोगैमी हो चुका है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन। लेटर पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड। अभी बहुत ही थोड़ी सी देर के लिए, बोलते हैं ना एक ट्रांजिटरी कंडीशन है या बहुत ही ट्रांजिटरी फेज है, मतलब बहुत थोड़ी सी देर के लिए होगा डाइकैरियन फेज, लेकिन होगा। किस में होता है स्पेसिफिकली? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। किसके बीच में बोल सकते हो आप? प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में होने वाला एक फेज। जब प्लाज्मोगैमी तो हो गई है लेकिन अभी कैरियोगैमी स्टार्ट नहीं हुई है, तो एक ही सेल के अंदर हमको 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो दैट इज 2 न्यूक्लियस पर सेल। इसको हम लोग बोलते हैं डाइकैरियन फेज। क्या बोलते हैं? डाइकैरियन फेज। समझ में आ गई बात? क्लियर? ठीक है। फंजाई फॉर्म फ्रूटनिंग बॉडी इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर फॉर्मिंग हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये बात भी वही साइकिल से क्लियर हो चुकी है कि फंजाई जो होती है वो फ्रूटनिंग बॉडी बना लेती है। फ्रूटनिंग बॉडी में क्या होता है? फ्रूटनिंग बॉडी में होता है मियोसिस और वहां से बनते हैं स्पोर। तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट जो होगा वो डिफरेंशिएट होगा, बनाएगा फ्रूटनिंग बॉडी। फ्रूटनिंग बॉडी में होगा मियोसिस और बन जाएंगे स्पोर्स। ठीक है, वेरी कॉमन थिंग। बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। अब बेसिस क्या है, आपको बेसिस लर्न रखना है। फर्स्ट क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम। माइसीलियम कैसा दिखता है। सेकंड, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड थर्ड, फ्रूटनिंग बॉडी। ये 3 बेसिस के ऊपर फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो अब हम आगे क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं 4 क्लासेस ऑफ फंजाई। कि फंजाई की किस 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और ये जो 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस है मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, सेकेंड इज मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड थर्ड इज फ्रूटनिंग बॉडी। इन 3 बेसिस के पर फंजाई को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट इज फाइकोमाइसिटीज, सेकेंड इज एस्कोमाइसिटीज, थर्ड इज बेसिडियोमाइसिटीज एंड फोर्थ इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 क्या हो गई? ये 4 हो गई 4 क्लासेस ऑफ फंजाई। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्लियर? अब हम एक एक करके ये चारों क्लासेस को डिटेल में देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंजाई या फिर इनका दूसरा जो कॉमन नेम होता है वो होता है एल्गल फंजाई, एल्गे फंजाई या एल्गल फंजाई, बिकॉज ये एल्गे लाइक दिखती है। अब सबसे पहली बात, हर फंजाई में आपको पढ़ना क्या है? आप 4 फंजाई की क्लासेस पढ़ोगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। आपको हर फंजाई में सबसे पहले पता होना चाहिए उनका हैबिटेट। क्या पता होना चाहिए? हैबिटेट। सेकेंड, पता होना चाहिए उनका न्यूट्रिशन, कि वेदर इट इज पैरासिटिक, डीकम्पोजर, सैप्रोफिटिक, क्या होगा। तीसरा, आपको पता होना चाहिए उनका रिप्रोडक्शन, जो कि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होना चाहिए। फोर्थ, आपको उनका पता होना चाहिए हाइफे का टाइप।
हाइफे कैसा है? हाइफे आपने दो पढ़े हैं ना, या तो सिनोसिटिक या तो सेप्टेट, तो दोनों में से कौन सा है? और लास्ट आपको याद रहने चाहिए एग्जाम्पल्स। इतनी ये 5 बातें आपको 4 क्लासेस में याद करनी है। फाइको में भी, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, आपको ये 5 बातें हर क्लास में लर्न करनी है। आप चाहें तो एक सेपरेट टेबल अपने वर्ड्स में या अपने तरीके से बना सकते हैं। टेब्यूलर फॉर्म में बनाने से ये होगा कि आपको चीज़ें ईजिली लर्न होती हैं। टेबल के फॉर्म में जब आप कंपेयर करके लर्न करेंगे वो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। और टेबल आप कैसे बनाएंगे तो मैं आपको पढ़ा के बताती चलूँगी साथ साथ में। तो सबसे पहले जैसे आपने फर्स्ट फंजाई मेंशन कर ली फाइकोमाइसिटीज, तो आप इसका हैबिटेट अगर देखें तो ये कहाँ मिलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलते हैं। और सेकंड क्या हो जाएगा? हैबिटेट ऑन डीकेइंग वुड्स एंड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। और तीसरा क्या हो गया? ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स। तो ये उनका हैबिटेट भी है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, और ये उनका न्यूट्रिशन भी हो गया कि जो हमारी फाइकोमाइसिटीज होती हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होती हैं, मतलब कि उनको पैरासिटिक नेचर में ही वो सर्वाइव कर सकती हैं और कोई मेथड उनके पास नहीं है। तो फर्स्ट आपने हैबिटेट लेके फाइकोमाइसिटीज का हैबिटेट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। चलिए, तो हैबिटेट हो गया। सेकंड देखते हैं माइसीलियम या टाइप ऑफ हाइफे। तो माइसीलियम कैसा है इसका? एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। तो अब आपको मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि सिनोसिटिक क्या होता है, आपको प्रीवियसली लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि सिनोसिटिक क्या होता है। तो सिनोसिटिक इज एसेप्टेट, तो कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ऐसे वाले हाइफे को हम बोलते हैं सिनोसिटिक। आगे बात करें एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल में लिखा हुआ है म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। 3 एग्जाम्पल्स हैं। राइजोपस का कॉमन नेम होता है ब्रेड मोल्ड एंड एल्ब्यूगो का होता है पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। इट इज पैरासिटिक फंजाई मस्टर्ड। तो आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल की ट्रिक होती है राम से आप इसको याद रखेंगे। आर से क्या हो जाएगा? आर से हो जाएगा राइजोपस, ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा एल्ब्यूगो, और एम से हो जाएगा म्यूकर। तो दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स। अब ये क्या है? ये फाइकोमाइसिटीज के आपको रिप्रोडक्शन का एक्सप्लेन किया है कि इसमें अगर रिप्रोडक्शन होगा तो कैसे कैसे होगा। तो आपके सामने यहाँ पे जूस्पोर बना हुआ है। तो जब जूस्पोर बना हुआ है तो आपको यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 2 टाइप के स्पोर्स से होता है। पहला तो मोटाइल होते हैं जूस्पोर, आपको पहले से पता है जूस्पोर्स होते हैं मोटाइल क्योंकि उसमें फ्लैजिला होते हैं। और दूसरा एक जो स्पोर होता है वो होता है ए प्लानोस्पोर, जो कि होता है नॉन मोटाइल, जो कि कैसा होता है? नॉन मोटाइल। आगे आपको बात समझ? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटीज इज फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स। पहला क्या होता है? मोटाइल वाला होता है जूस्पोर, और नॉन मोटाइल वाला कौन सा होता है? नॉन मोटाइल वाला होता है ए प्लानोस्पोर्स। तो आपको एसेक्सुअल स्पोर्स समझ में आ गए। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। तो आपने ये पहले ही पढ़ लिया है जनरल ओवरव्यू में जब आप फंजाई पढ़ रहे थे कि जिस स्ट्रक्चर में जो स्पोर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्पोरेंजियम या फिर फ्रूटनिंग बॉडी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या रह गया? फाइकोमाइसिटीज लोअर फंजाई। अब रह गया इसका सेक्सुअल वाला मोड। देख लो सेक्सुअल वाले मोड में क्या है। सेक्सुअल वाले मोड में पहले ए है, 2 आपको हाइफे दिख रहे हैं, दोनों फ्यूज हो रहे हैं, फिर आपको प्लाज्मोगैमी दिख रही है, और फिर आपको फाइनली एक नया हाइफे दिख रहा है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल। तो सेक्सुअल वाले स्पोर्स कैसे बनते हैं? फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स फ्रॉम जाइगोस्पोर। तो 2 जो गैमेट्स होते हैं वो दोनों फ्यूज होते हैं, और कौन से स्पोर्स बनाते हैं? वो बनाते हैं जाइगोस्पोर्स। कौन से स्पोर्स बनाते हैं? जाइगोस्पोर्स। तो आपको हर फंजाई की क्लास में उसके स्पेसिफिक स्पोर लर्न करने हैं। जैसे कि आपको उसको लर्न करना पड़ेगा कि एसेक्सुअल जो होता है वो किसके थ्रू होता है? वो मोटाइल जूस्पोर एंड नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर्स। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो आपको क्या लर्न रखना है कि 2 गैमेट्स फ्यूज होंगे। गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं मतलब ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और बन जाएगा जाइगोस्पोर। क्या बन जाएगा? जाइगोस्पोर। उसके बाद गैमेट्स आर आइसोगैमस, सिमिलर, और एन आइसोगैमस और ऊगैमस। अब क्या समझ में आ गई? आपको ये समझ में आ गया कि ठीक है 2 गैमेट फ्यूज होंगे, 2 गैमेट्स जो होंगे वो फ्यूज होंगे। ये 2 गैमेट्स हैं और ये दोनों फ्यूज होके क्या बनाएंगे? ये दोनों फ्यूज होके बनाएंगे जाइगोस्पोर। क्या बनाएंगे? ये दोनों फ्यूज होके जाइगोस्पोर। ठीक है, ये बात एकदम सॉर्टेड हो गई। लेकिन जो 2 फ्यूज होने वाले गैमेट हैं उनका क्या है? उनका ऐसा सीन है, उनका ये सीन है कि ये दोनों एकदम सेम हो सकते हैं, तो कंडीशन कहलाती है आइसोगैमस। ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं,
तो कंडीशन कहलाती है एनाइसोगैमस। और तीसरी कंडीशन होती है oogamous, जिसमें क्या कंडीशन होती है, फीमेल होती है लार्ज एंड नॉन मोटाइल और जो मेल होता है वो होता है स्मॉल एंड मोटाइल। तो ये कंडीशन क्या होती है गैमेट्स की, ये कहलाती है oogamy। तो गैमेट्स की 3 कंडीशन हो सकती है, आइदर गैमेट्स कुड बी सेम तो उसको बोलेंगे आइसोगैमस, गैमेट्स कुड बी डिफरेंट तो उनको बोलेंगे एनाइसोगैमस, और तीसरी कंडीशन oogamous, जिसमें जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज होता है नॉन मोटाइल और जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल। तो ये हो गए 3 टाइप के गैमेट्स जिसके थ्रू जाइगोस्पोर्स बन सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया फाइकोमाइसिटीज का। समझ में आया आपको सारा फाइकोमाइसिटीज। अब हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं जो कौन सी है, जो है एस्कोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में आपको सारी चीजें जो मैंने बोली थी लर्न हो गई ना, क्या क्या था, हैबिटेट तो उसका हमने पढ़ लिया था। अब आगे अगर देखें आगे तो हैबिटेट हमने देखा था और हमने उसके एग्जाम्पल्स देखे थे और हमने टाइप ऑफ माइसीलियम देखा था और लास्ट हमने उसके रिप्रोडक्शन देखा था। इतनी चीज़ें हमने उसमें लर्न करी थी। अब यही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज़ में। कॉमन नेम एस्कोमाइसिटीज़ का होता है सैक फंजाई। कैसे होता है, सैक फंजाई। अब अगेन क्वेश्चन मैम सैक फंजाई क्यों, कुछ और क्यों नहीं? तो सैक फंजाई इसके लिए बिकॉज इनका स्ट्रक्चर सैक लाइक होता है, छोटे छोटे बोरे की तरह दिखते हैं, सैक की तरह, पैकेट्स पाउचेस की तरह दिखते हैं, इसीलिए एस्कोमाइसिटीज को हम लोग बोलते हैं सैक फंजाई। अब होता क्या है, यूनिसेल्यूलर। मोस्टली कैसे होते हैं यूनिसेल्यूलर, एग्जाम्पल यीस्ट। मोस्टली नहीं, मतलब एक एक्सेप्शन जो यीस्ट है ना यूनिसेल्यूलर का, वो किस कैटेगरी में आता है, वो आता है एस्कोमाइसिटीज की कैटेगरी में। बाकी जो रिमेनिंग है वो सारे कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। बाकी इनके सारे मेंबर्स कैसे हैं, ऑल द रिमेनिंग मेंबर्स आर मल्टी सेल्यूलर और फिलामेंटस। ठीक है, तो यूनिसेल्यूलर एक ही आपने पढ़ा था, जो पढ़ा था यीस्ट, और वो किस कैटेगरी में आता है, किस क्लास में आता है, वो आता है एस्कोमाइसिटीज में। ठीक है, आगे माइसीलियम इज ब्रांच्ड इन सेप्टेट। अब वहां का माइसीलियम कैसा था, अब आप टेबल अपनी बना सकते हैं ना, पहले आपने माइसीलियम लिख लीजिए, पहले हैबिटेट लिख लीजिए। तो देखो हैबिटेट अपने को आगे मिल जाएगा कि दे आर कॉप्रोफिलस, तो आप माइसीलियम वाला पॉइंट लिख लो पहले, तो वहां पे माइसीलियम में लिख देना सिनोसिटिक। यहाँ पे माइसीलियम में क्या लिखोगे, यहाँ पे आप माइसीलियम में लिखोगे या हाइफे में लिखोगे इट इज ब्रांच्ड इन सेप्टेट। आ रही है बात समझ, सेप्टेट वाला हाइफे, मतलब कि अब वो वाली कंडीशन नहीं है कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड मल्टी न्यूक्लियर एंड ऑल, वो वाली कंडीशन नहीं है। ठीक है, सेकेंड वाली कंडीशन है जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है। दे आर सैप्रोफिटिक। अब न्यूट्रिशन कैसा हो गया, न्यूट्रिशन हो गया कि वो सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ये क्या हो गया उनका न्यूट्रिशन। और कॉप्रोफिलस, अब कॉप्रोफिलस का क्या मतलब है, कॉप्रोफिलस का मतलब होता है, कॉप्रोफिलस इज द सेंस ग्रोइंग ऑन डंग। तो एनीथिंग विच ग्रोज ऑन डंग इज रेफर टू एज कॉप्रोफिलस। और ये जो फंजाई है ये काउ डंग पे ग्रो करती है, काउ डंग या एनी डंग उस पर वो ग्रो करती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है कॉप्रोफिलस। अब आपको ये सेपरेट समझाने की जरूरत नहीं है कि सैप्रोफिटिक क्या है, डिकम्पोजर्स क्या है, पैरासिटिक क्या है, आपको ऑलरेडी ये प्रीवियसली सबको समझाया जा चुका है। ठीक है, तो ये हो गया उसका हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन। आगे देखें अगर हम एस्कोमाइसिटीज, ये है आपके सामने एक पिक्चर एस्कोमाइसिटीज की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। तो बाय कोनिडिया, तो आपको स्पोर नेम क्या याद रखना है कि कोनिडिया जो होता है वो एसेक्सुअल स्पोर होता है, जो कि जिसके थ्रू यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस एक्सोजीनसली ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर। अब आपको यहाँ पे जो बात याद रखने वाली होती है वो होती है कि एक्सोजीनस प्रोडक्शन हो रहा है कि एंडोजीनस प्रोडक्शन हो रहा है। तो कोनिडिया जो है वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं एक स्पेशल माइसीलियम पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग, कोनिडियोफोर। ओके, तो कोनिडिया डेवलप होते हैं कोनिडियोफोर पे, कैसे, एक्सोजीनसली। आगे कोनिडिया जर्मिनेट टू प्रोड्यूस माइसीलियम। ऑब्वियसली बात है, अब एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया बन गया, अब कोनिडिया क्या करता है, जर्मिनेट करेगा और न्यू माइसीलियम बना लेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं यहाँ पे वो होते हैं एस्कोस्पोर। क्या होते हैं, एस्कोस्पोर, प्रोड्यूस एंडोजीनसली। अब ये कैसे डेवलप होते हैं, एंडोजीनसली इन अ सैक लाइक एस्की। किस में डेवलप होते हैं, एस्की में डेवलप होते हैं। तो एस्की क्या हो गई, एस्की हो गई फ्रूटनिंग बॉडी, एस्की क्या हो गई, फ्रूटनिंग बॉडी।
तो एस्की आर अरेंज टू फॉर्म एस्कोकार्प फ्रूटनिंग बॉडी। आगे बात समझ, तो एस्की अरेंज होके बना लेती है एस्कोकार्प जो कि होती है फ्रूटनिंग बॉडी। तो आपको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, एस्कोस्पोर्स जो है वो स्पोर्स हैं, ठीक है। स्पोर्स किस पे डेवलप होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं वो फ्रूटनिंग बॉडी पे डेवलप होते हैं। तो फ्रूटनिंग बॉडी का नाम क्या है, एस्कोकार्प। क्या है, एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प जो है वो क्या हो गई, ये हो गई फ्रूटनिंग बॉडी। इस पे जो स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं ये कौन है, एस्कोस्पोर्स। कौन है ये, एस्कोस्पोर्स, ठीक है। और कैसे डेवलप हो रहे हैं, एंडोजीनसली। कैसे डेवलप हो रहे हैं, एंडोजीनसली। अब जो ये एस्कोकार्प है इस पर कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे अरेंज होते हैं जिनको हम बोलते हैं एस्की। क्या बोलते हैं, जिनको हम लोग एस्की, और सिंगुलर बोले तो एस्कस। तो आपको सब कुछ समझ में आया, क्लियर हुआ क्या एस्कोकार्प है। तो एस्कोकार्प क्या है, एस्कोकार्प है फ्रूटनिंग बॉडी। अगर मैं पूछूं सेक्सुअल स्पोर क्या है, तो वो है एस्कोस्पोर। कैसे डेवलप होता है, एंडोजीनसली डेवलप होता है। साथ में एस्कोकार्प के ऊपर क्या अरेंज होते हैं, तो एस्कोकार्प में बहुत फाइन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स अरेंज होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एस्की। क्या बोलते हैं हम जिसको, एस्की। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट एस्कोमाइसिटीज। अब क्या रह गया एस्कोमाइसिटीज का, सिर्फ और सिर्फ उसके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में आपको क्या है, क्या याद रखना है, एस्परजिलस, क्लाविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। ये तो उसके बहुत ही 3 फेमस एग्जाम्पल हैं, तो इसको आप लर्न रख सकते हैं कैन से। कैन, सी से क्या हो जाएगा, क्लाविसेप्स, ए से हो जाएगा एस्परजिलस एंड एन से हो जाएगा न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा के बारे में ये जो बात यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन है, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक फ्रेमवर्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड इन मेनी एग्जाम्स, ठीक है। तो न्यूरोस्पोरा जो होता है वो एक एस्कोमाइसिटीज है, वो एक फंजाई है जो बहुत सारे जेनेटिक वर्क्स में यूज किया जाता है। अब अगर अगली बात करें तो मॉरल्स एंड ट्रफल्स, तो ये 2 और एग्जाम्पल्स हो गए आपको जो याद रखना है। जो किसके एग्जाम्पल है, एडिबल डेलिकेशीज, मतलब कि ये 2 जो फंजाई हैं मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ये ऐसी फंजाई हैं जिनको आप खा सकते हैं। दीज आर एडिबल फंजाई। तो टोटल आपको एग्जाम्पल्स लर्न करने के लिए कितने हो गए, पहला तो हो गया क्लाविसेप्स, दूसरा हो गया एस्परजिलस, तीसरा हो गया न्यूरोस्पोरा, 3 तो ये हो गए। देन 4 and 5 मॉरल्स एंड ट्रफल्स। अब आप बोलोगे ठीक है मैम 5 एग्जाम्पल्स खत्म, बट आप 2 एग्जाम्पल्स भूल रहे हैं, 6 and 7। जो कौन सा है, 6 है पेनिसिलिन एंड 7th है ईस्ट। ओनली यूनिसेल्युलर फंजाई, तो किस में आता है, ये आता है एस्कोमाइसिटीज में। तो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज। तो क्या आपने सब कुछ एस्कोमाइसिटीज के बारे में पढ़ लिया, तीनों मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सब कुछ। यस, एस्कोमाइसिटीज भी यहाँ पे होता है, खत्म। आगे देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज इज द 3rd क्लास ऑफ फंजाई, इंक्लूड मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। तो इसमें बेसिकली मशरूम्स आते हैं, तो इसीलिए जो उसका कॉमन नेम होता है वो या तो इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई, या तो इनको कॉमनली बोला जाता है पफ बॉल्स। क्या बोला जाता है इनको, बेसिकली कॉमनली पफ बॉल्स। हर फंजाई का कॉमन नेम है ना, जैसे अलगल फंजाई, सैक फंजाई, वैसे ही बेसिडियोमाइसिटीज का कॉमन नेम क्या है, इनका है ब्रैकेट फंजाई या फिर पफ बॉल्स। और इसमें क्या आता है, मशरूम्स। आपको अगर कोई फंजाई का एग्जाम्पल पूछे, सबसे पहले जो आपके मुंह से निकलेगा ना वो होगा मशरूम। तो मशरूम किस क्लास ऑफ फंजाई में आते हैं, मशरूम जो आते हैं वो आते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में। किस में आते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज। Is that clear? Yes. They grow in soil, on logs and tree stumps and in living plant body as parasite. अब इनकी क्या हो गई, इनका हैबिटेट हो गया। कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, सॉइल में, लॉग्स में एंड ट्री स्टम्प्स में मिल सकते हैं, ठीक है। और उनके न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, मेनली क्या होता है न्यूट्रिशन, पैरासिटिक। न्यूट्रिशन मेनली क्या है उनका, पैरासिटिक। माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम कैसा है, ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, ठीक है। तो ब्रांच्ड एंड सेपरेट माइसीलियम से क्या मतलब होता है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आता है। ये देखिए बना हुआ है आपके सामने, किसका, बेसिडियोमाइसिटीज का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देख पा रहे होंगे आप। और ये बेसिकली उन्होंने शो करी है उसकी सेक्सुअल साइकिल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल, जो हम आगे देखेंगे। अब एसेक्सुअल स्पोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि चारों क्लासेस ऑफ फंजाई में से ऐसी कौन सी फंजाई है जिसमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते,
तो आपका आंसर हमेशा क्या होगा, बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज इज द क्लास ऑफ फंजाई जिसमें एसेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन नहीं होती है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। तो इसमें वेजिटेटिव वाला मेथड है प्रेजेंट, जो कि कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन, लेकिन इसमें एसेक्सुअल मोड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी occurs by fusion of two vegetative or somatic cell of different stains or genotype. The resultant structure is dikaryotic. It gives rise to basidium. तो आपको क्या समझ आया इस पॉइंट से कि सेक्स ऑर्गन्स इसमें एज सच एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी इसमें होती है। अब प्लाज्मोगैमी कैसे होती है, प्लाज्मोगैमी सिंपली होती है कि या तो वेजिटेटिव सेल या तो सोमैटिक सेल, दो सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद में क्या आता है, एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोफेज। याद आ रहा है आपको? और फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगी कैरियोगैमी। आगे आपको बात सारी समझ? तो डाइकैरियोटिक फेज जो होता है वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो यहाँ पे यही बात मेंशन है, इट गिव राइज टू बेसिडियम, जिससे बेसिडियम डेवलप होता है। अब ये बेसिडियम क्या है, बेसिडियम इज द फ्रूटनिंग बॉडी। बेसिडियम इज द फ्रूटनिंग बॉडी, मतलब बेसिडियम इज द स्ट्रक्चर जिससे फ्रूटनिंग बॉडी, जिससे मिलकर फ्रूटनिंग बॉडी बनी है। तो आ रही है आपको बात समझ, बेसिडियम कैसे डेवलप हुआ? आगे देखते हैं। Karyogamy and meiosis occur in basidium producing 4 basidiospores exogenously. Basidia are arranged in fruiting body called basidiocarp. अभी क्या समझ में आ रहा है? देखो वही फिर से बात आ गई कि जो फ्रूटनिंग बॉडी है उसका नाम क्या है, बेसिडियोकार्प। अगर CARP कार्प आ रहा है जनरली तो इट इज अ फ्रूटनिंग बॉडी। इसमें डेवलप हो रहे हैं बेसिडियोस्पोर्स। क्या डेवलप हो रहे हैं, बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, हो रहे हैं बेसिडियोस्पोर्स इसमें डेवलप। उसके बाद में 4 बेसिडियोस्पोर्स बेसिकली डेवलप हो रहे हैं। कैसे डेवलप हो रहे हैं, तो ये डेवलप हो रहे हैं एक्सोजीनसली। कैसे डेवलप हो रहे हैं, एक्सोजीनसली। और जो ये बेसिडियोकार्प जिससे बना हुआ है, जिन स्ट्रक्चर से मिलके, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिडिया। तो बेसिडिया से मिलकर बना हुआ है बेसिडियोकार्प, और फिर उसमें क्या होता है, उसमें डेवलप होते हैं बेसिडियोस्पोर्स। किसके थ्रू होंगे, ऑब्वियसली थ्रू मियोसिस। किसके थ्रू होंगे, मियोसिस के थ्रू। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। आगे आपको बात समझ, बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटनिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। तो आपको अगेन यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगा कि क्या है बेसिडियोकार्प, क्या है बेसिडियोस्पोर और क्या है बेसिडियम। इज दैट क्लियर? यस। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है एगैरिकस, कॉमन नेम इज मशरूम, यूस्टैलिगो, कॉमन नेम इज स्मट, एंड पक्सीनिया, कॉमन नेम इज रस्ट। तो ये एक ट्रिक है, आज उससे पूछेंगे, आज उससे पूछेंगे, आज उससे पूछेंगे। तो आज से क्या हो जाएगा, एगैरिकस, उससे से क्या हो जाएगा, यूस्टैलिगो, एंड पूछेंगे से क्या हो जाएगा, पक्सीनिया। तो दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। और यहाँ पे हम एंड करते हैं अपने बेसिडियोमाइसिटीज को। अब लास्ट क्लास कौन सी रह गई, लास्ट क्लास ये एग्जाम्पल और देख लो बेसिडियोमाइसिटीज का। एक फिगर है आपके सामने, ठीक है, जिसमें दिखाया गया है कैसे बेसिडियम और फिर उस पर स्पोर डेवलप हुए हैं। तो आप ये डायग्राम से बहुत इजीली समझ सकते हैं। आगे देखते हैं अगर हम ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज का जो कॉमन नेम है वो है इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्ट, बिकॉज ओनली देयर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस आर नोन। अब इनको फंजाई इम्परफेक्ट बोलने का रीजन क्या है, तो इनको फंजाई इम्परफेक्ट बोलने का रीजन ये है कि इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो जब इसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एब्सेंट था, इस कारण से इनको क्या बोल दिया गया, फंजाई इम्परफेक्ट। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन आता है व्हाई ड्यूटेरोमाइसिटीज आर नोन एज फंजाई इम्परफेक्ट। तो उसका रीजन क्या होगा, बिकॉज दे डू नॉट शो एनी सेक्सुअल मोड या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? इनमें कौन से दो मेथड्स होते हैं, इसमें एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस हमको देखने को मिलते हैं। When perfect sexual stages were discovered, they were often moved to ascomycetes or basidiomycetes. इस लाइन का क्या मतलब है, अगर कभी इन फ्यूचर ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोई भी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर होता है कि ओके देखिए ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जा रहा है, तो वो कोई एक सेपरेट क्लास रह ही नहीं जाएगी, वो या तो बेसिडियोमाइसिटी में या तो एस्कोमाइसिटीज में मूव हो जाएगी।
क्योंकि उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक उन दोनों से मैच करने लगेगी। अभी वो उनसे अलग इसलिए है क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ यही बात उसको अलग कर रही है। ठीक है, आगे देखें अगर हम, it is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name placing under Deuteromycetes and the sexual stage another name placing under another class। वही आपको एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कुछ आगे डिस्कवर होता है तो हम उसको ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके सेक्सुअल वाले, उसके वेजिटेटिव वाले स्टेज को किसी एक क्लास में पुट कर दें और सेक्सुअल वाले को कुछ और नाम देके किसी अनदर क्लास में पुट कर सकते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है। When the linkages were established, the fungi were correctively identified and moved out of Deuteromycetes। अगर ये सारी लिंक्स सही बैठ गई कि इसको एक नाम दिया, दूसरी क्लास में रखा, सेक्सुअल मेथड वाले के अकॉर्डिंग इस क्लास में रखा, वेजिटेटिव के अकॉर्डिंग इस क्लास में रखा, तो वो ड्यूटेरोमाइसिटीज रह ही नहीं जाएगा, वो निकल कर एस्को या बेसिडियो से बिलोंग करने लगेगा। दिस इज द होल पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ। Deuteromycetes reproduce only by asexual spores। किसके थ्रू करती हैं? सिर्फ और सिर्फ asexual spores, और वो भी कौन से? कोनिडिया। तो आपको ये याद रखना है कि सिर्फ Deuteromycetes में सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जाता है? asexual spores देखने को मिलते हैं जो कि होते हैं कोनिडिया। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। माइसीलियम की बात करें तो वो कैसा है? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड है। सम आर, न्यूट्रिशन की बात करें तो आइदर दे कुड बी सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे कुड बी डीकम्पोजर्स। This is the most important point about Deuteromycetes. Second important most point. First is they lack sexual reproduction, and second most important point, they act as decomposers. The majority are decomposers of litter and help in mineral cycling. Mineral cycling में help करती हैं, decomposers की तरह behave करती हैं। Examples आप देख लेते हैं, Alternaria, Coledotrichum and Trichoderma. These are the three examples of ड्यूटेरोमाइसिटीज। और ये ड्यूटेरोमाइसिटीज में अभी क्यों है? बिकॉज इसमें कोई भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं हुआ है। होप सो आपको ये सारी बातें बहुत ही इजीली समझ में आई होंगी। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। साथ ही साथ अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड अबाउट सम लिविंग बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस एंड प्रियॉन्स। तो देखते रहिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।